दोस्तों, जिस वैकेंसी का आपको लंबे समय से इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है। आप लगातार मेरे चैनल पर ये प्रश्न पूछा करते थे कि बीपीएससी ने हेडमास्टर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हेड टीचर का नोटिफिकेशन बीपीएससी कब जारी करेगा। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि बीपीएससी ने हेड टीचर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो है जिसको लेकर के आप लगातार मुझसे प्रश्न पूछा करते थे, वो सभी बिंदुओं को बीपीएससी ने अपने इस नोटिफिकेशन के द्वारा क्लियर कर दिया है। मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपको इस वैकेंसी से जुड़े सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया है, उसमें जो बारीक चीज़ें हैं उन सबको मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी किया है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि इसमें देखिए आप विज्ञापन संख्या जो 4/2022 आप देख रहे हैं, ये आपको याद रखनी है। साथ ही साथ देखिए किसके लिए है ये, तो प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के लिए। कुल कितना है, तो 40,506 पद है। ठीक है, आपको सारा ब्यौरा कहाँ मिलेगा, www.bpsc.bih.nic.in पर सारा ब्यौरा इससे संबंधित आपको मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। क्या है इसमें, ध्यान दीजिए। अनारक्षित वर्ग का टोटल जो वैकेंसी अनुमान्य जो पदों की जो कुल संख्या है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं 16,204 है। इसमें 35%, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो वो कितना है, 5,686 पद। जो सामान्य अनारक्षित वर्ग है उसके लिए इतना महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। जो उसके बाद है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो 10% आते हैं, उसमें 4,046 सीट उनके लिए ये आरक्षित हैं। और उसमें से 1,203 पद किसके लिए, महिलाओं के लिए। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आप देख रहे हैं 6,477, महिलाओं के लिए 2,430। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 418, जिसमें महिला के लिए 124। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7,290, महिलाओं के लिए इसमें 2,696। पिछड़ा वर्ग के लिए 4,861 में से 1,622 महिलाओं के लिए आरक्षित। अब देखिए पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 1,210 है और उसमें 35% महिलाओं के लिए नॉट एलिजिबल इसके लिए नहीं होगा। यानी कुल पद कितना है, 40,506 और उसमें महिलाओं के लिए कितने हैं, 13,761। अब देखिए स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोगों के लिए कितना सीट है, तो 810 है दोस्तों। उसके बाद चलाते हैं, देखिए दिव्यांगों के लिए, जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए 421, मुखबधिर हैं उनके लिए 410, अस्थि जो दिव्यांग हैं उनके लिए 397, मनोविकार बहुदिव्यांग उनके लिए 392 सीट आरक्षित हैं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि यह जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पद के लिए ये वैकेंसी है। इसका वेतनमान क्या है उसको एक बार ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि हेडमास्टर का वेतनमान 35,000 रुपये रखा गया था, इसका वेतनमान 30,500 रुपया, यानी 4,500 रुपया कम। साथ ही साथ जो मैं आपको उसमें भी बताया था कि समय समय पर जो राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में जो परिवर्तनीय होंगे, यानी जो आपका इसके अंतर्गत जो वेतन के साथ जो भत्ते वगैरह जुड़ते हैं वो इसके साथ जुड़े हुए होंगे। अब आ जाते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता में भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, दोनों होना चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम जो निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। यानी जो ये आप देख रहे हैं 50%, ये हो जाएगा कितना, 45% इन सभी के लिए। उसके बाद अब आगे बात करते हैं
तो देखिए, साथ ही साथ क्या कहता है, तो मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। यानी इस विश्वविद्यालय, ये जितने भी मैंने नाम बताए, इनसे भी अगर वो इन सब डिग्रियों को लिए हुए हैं तो उनको समतुल्य माना जाएगा स्नातक का। मान्यता प्राप्त, बहुत ध्यान देने की बात है दोस्तों यहाँ पर, मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। DLED होना चाहिए, BT होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, BSc.Ed होना चाहिए, BLED उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर है, आदि वगैरह तो लिखा हुआ नहीं है। यानी दोस्तों वो शिक्षक जिन्होंने DPE का कोर्स किया है उनका उल्लेख इस जगह पर नहीं है। शिक्षा विभाग अब इसमें क्या मेंशन करती है ये आगे की बात है, लेकिन अभी ये प्रश्न चिन्ह है कि DPE का उल्लेख इसमें नहीं है। अब आगे ध्यान देते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, तो जैसा कि मैंने बताया वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए, और जो 2012 से पहले बहाल हैं उनके लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब आते हैं आगे, क्या है यहाँ पर सो नोट जो है, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु जो आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा है, यानी BTT, ठीक है, यानी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर CTET, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अनुभव को लेकर के, देखिए अनुभव क्या है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक मूल कोटि के पद पर कितना, 8 वर्ष का, 8 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए, कोई टूट नहीं होना चाहिए। उक्त अवधि में की जो गणना होगी योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अहर्ता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि के आधार पर की जाएगी। इसका अर्थ समझिए, अगर आप पहले से ट्रेंड हैं और आप टीचर हो जाते हैं उसके बाद, तो आपका कहाँ से गिनती होगा, जब से आपका वहाँ योगदान हुआ। अगर आप योगदान करते हैं अनट्रेंड के रूप में और बाद में ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग से आपकी गिनती होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने का वो 22/4/2022 है। कब है, 22/4/2022 है। तो आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है एवं अनुभव से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं वो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 22/4/2022 उसके पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा जो देखिए, बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम जो आयु सीमा है, जो रिटायरमेंट का एज है 60 साल है ना, उस सीमा दिनांक 1/8/2021 तक, देखिए यहाँ पर क्या है, 2021 तक आपका वार्धक्य सेवानिवृत्ति की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब चयन प्रक्रिया पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। अब ये तो फॉर्म के लिए आप कितना एलिजिबल हैं ये हो गया। अब लिखित परीक्षा दीजिएगा, तो लिखित परीक्षा में आपको क्या क्या चाहिए, कितना आपको देना है परीक्षा, तो टोटल जो है ना वो टोटल आपको 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जैसा कि हेडमास्टर में भी हो रहा है। पर यहाँ एक फ़र्क है, हेडमास्टर में क्या था, 100 नंबर का GS था, 100 नंबर का GS था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मात्र 75 नंबर का GS है।
ये देखिए 75 नंबर का। और ये जो डीएलएड है, ये डीएलएड 75 का, वहाँ बीएड से 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, यहाँ डीएलएड से 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ये फ़र्क है दोनों वैकेंसी में। मैंने बताया था आपको 150 का, लेकिन यहाँ 50-50 दोनों रखा गया। मैंने एक 100 बताया था कि जैसे होगा सेम टू सेम होगा, खाली बीएड से डीएलएड होगा, वो बातें ही हुई, लेकिन फ़र्क यही हुआ कि जो सामान्य अध्ययन है उसमें से 100 के जगह 75 हो गया और ये 50 के जगह पर 75 हो गया। और एक अंक तो आप जी को मालूम है नेगेटिव मार्किंग है, और प्रत्येक प्रश्न जो एक अंक का होगा और गलत के लिए आपको कितना काटा जाएगा, गलत के लिए आपको 0.25 यहाँ जो देख रहे हैं ये आपका काट लिया जाएगा। दोस्तों इंटरव्यू नहीं है इसमें, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए मैं यहाँ जो भी आपको बता रहा हूँ ना, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर निर्देशित कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। इतना करेंगे तभी आपकी जो उम्मीदवारी है वो बचेगी, वरना आपके कॉपी को हटा दिया जाएगा, यानी आपको उसमें रखा ही नहीं जाएगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आप आएंगे ही नहीं जब ये चीज़ों को आप नहीं कर पाते हैं। 40% या 38.5% इतना से नीचे अगर आपका मार्क्स आता है। अंतिम रूप से जो सफल उम्मीदवार से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको जीएस से आएगा और 75 क्वेश्चन आपको डीएलएड से क्वेश्चंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है कि इसका आपको जो अगर सिलेबस देखना है तो उसके लिए ये जो आप साइट देख रहे हैं इस पर जा करके आप सिलेबस को देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पूरा सिलेबस के साथ आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि इसको तैयारी आप कैसे करेंगे कि आप थोड़ी सी मेहनत करके इस एग्जामिनेशन में सफल हो सकते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इस फॉर्म को फिलअप करने की जो अंतिम तारीख है उसके पहले के निर्गत होने चाहिए। साथ ही कि निम्नलिखित जो प्रमाण पत्र हैं दोस्तों जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो उसकी मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा तब जब आपका चयन हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या है देखिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र या और की अंक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, इस जो भी प्रमाण पत्र में भी जन्म तिथि रहता है मैट्रिक का और अंक पत्र में भी रहता है। विज्ञापन की खंडिका 3 जो है उसमें शैक्षिक योग्यता के अनुरूप जितना भी मैंने अभी आपको बताया खंडिका 3 में वो सब प्रमाण पत्र चाहिए। विज्ञापन की खंडिका 3 में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, विज्ञापन की खंडिका 3 शैक्षिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हैं दावा करने की स्थिति में। देखिए शुल्क पर बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सामान्य कोटि के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया लगेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं वो 40% या उससे अधिक के लिए भी 200 रुपया लगेगा। तो अभ्यर्थियों के उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा जो निर्धारित चार्ज होता है वो भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।
अब एक महत्वपूर्ण बात, ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 28/3/2022 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहा है, आप कर सकते हैं शुरुआत। और अंतिम तिथि क्या है? 22/4/2022। स्पीड पोस्ट निबंधित डाक के द्वारा आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी करना है वो सब आपको ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों ये था सारा ब्यौरा, और इसको ध्यान में रख करके ही आप फॉर्म फिलअप करें, अपनी उम्मीदवारी का चयन कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इसके पूरे सिलेबस पर बहुत बारीकी से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इसकी तैयारी कैसे कर लेनी है कि बहुत आसानी से आप इसमें सफल हो जाएं।